दशम के मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए बच्चों, हम जिस पार्ट की लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज उस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा करूंगा भैया बहनों। इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है और जो चीज़ों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए, ऐसे कुछ बिंदुओं को आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। तो चलते हैं, इस पार्ट की हम शुरुआत करें और जानने का प्रयास करें कि आखिर सरकारी बजट और कर निर्धारण, इस पार्ट में ऐसी कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अभ्यास में प्रश्न पहला देखिएगा, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। भैया बहनों, वैसे 150 दिन करने का विचार तो किया गया है, परंतु अभी फिलहाल 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। पहला उत्तर ख, 100 दिन। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है ऋण, कर, सरकारी कंपनी का लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कर। इसके माध्यम से सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत या लाभ प्राप्त होता है। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है राजस्व, कर, लाभ और घ कहता है बजट। तो सही उत्तर है घ, बजट। आप ठीक मार्क करते जाइएगा। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। क कहता है संसद में, ख विधानसभा में, ग राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही उत्तर है संसद में। केंद्रीय बजट संसद में पारित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर, कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर है कह रहा है? मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही उत्तर है सेवा कर। ये प्रत्यक्ष कर के दायरे में आता है। आइए और भी जाने ये पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं है कह रहा है। कार, बिजली, रेल, सड़क। तो प्रिय बच्चों, हम बिजली का उपयोग सार्वजनिक है, रेल का उपयोग सार्वजनिक है, सड़क का उपयोग सार्वजनिक है। सार्वजनिक उदाहरण देना है आपको कि सुविधा नहीं है, सार्वजनिक सुविधा नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा? कार। कार निजी होता है, ये सार्वजनिक सुविधा में नहीं आता है। चलिए थोड़ी रिक्त स्थानों की बात करें। देश के लोगों को खालिस्तान सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है कह रहा है। देश के लोगों को खालिस्तान सुविधाएं क्या रहेगा बच्चों? मूलभूत। देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराना सरकार का दायित्व है। फिर कहता है FSSAI का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया था कालखंड के दरमियान, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोट करिएगा आप, FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। खालिस्तान में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। खालिस्तान में क्या आएगा? बजट। फिर कहता है कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क खालिस्तान शुल्क कहलाता है, उत्पाद शुल्क कहलाता है। खालिस्तान में उत्पाद लिखेगा। सिनेमा घर में चलचित्र देखने पर लगने वाला कर खालिस्तान कर है। ये कौन सा कर आएगा? मनोरंजन कर। बच्चों, 6वें नंबर का खालिस्तान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। कौन सा कर? आय कर। आय कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। उसके नीचे और हम देखने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है? 7वां, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और खालिस्तान पर लगाया जाता है। क्या हो गया इसका उत्तर? अप्रत्यक्ष कर वस्तु और किस पर लगेगा बंधुओं? अप्रत्यक्ष कर, अपना भी दिमाग थोड़ा लगाइए कि हम पढ़ा रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु और बिक्री कर पर लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट में करों की चर्चा की जाती है, ऐसा क्यों? ये वो कहना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाने के लिए सरकार को बजट बनाना जरूरी है। इसमें करों के घटाने बढ़ाने का प्रावधान होता है, इसलिए करों पर चर्चा जरूरी हो जाती है।
ये इस पहले नंबर 3 प्रश्न का उत्तर। फिर चौथे नंबर का प्रश्न उत्तर देखिएगा बच्चों। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, आय कर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा उत्तर है, आयकर व्यक्ति को आय पर आधारित होता है, जितनी आय होती है उस पर टैक्स देना पड़ता है, वो आयकर कहलाता है। और किसी वस्तु के उत्पादन पर जो शुल्क देना पड़ता है उसे उत्पाद शुल्क कहा जाता है। ठीक है, अब उचित संबंध जोड़िए। प्रश्न नंबर 5वें का देखिएगा, उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। आखिर ये उचित संबंध जोड़िए क्या बता रहा है, उत्पाद शुल्क का संबंध किससे है। तो बच्चों उत्पाद शुल्क का संबंध है वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर कर। यहां पर देखिएगा, इधर से देखेंगे आप तीसरा नंबर। फिर कहता है बिक्री कर। तो बिक्री कर किस पे लगेगा, वस्तुओं की बिक्री पर कर। इधर लिखा हुआ है देखिए, वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगता है। फिर है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का संबंध किससे बच्चों, विदेश से लाई गई चीजों पर कर, वो सीमा शुल्क कहलाएगा। आयकर, निजी आय पर कर जो लगता है वो आयकर कहलाता है। निगम कर, कारपोरेट टैक्स, यह कहाँ लगेगा, कंपनियों और व्यापारियों द्वारा अर्जित वार्षिक मुनाफे पर कर, ये है निगम कर। बच्चों ये तो रहा सही जोड़ी मिलाइए। आइए और भी प्रश्न उत्तर जाने। ये कह रहा है इस्पात, माचिस, घड़ियां, कपड़े, लौह अयस्क आदि पर करों में वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्ताओं पर होता है, क्यों। इनमें से किन चीजों पर कर की वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर सबसे अधिक पड़ेगा और क्यों। ये प्रश्न वो कह रहा है। तो ये प्रश्न के हिसाब से उत्तर हम देखते हैं। इसके आधार पर सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस्पात और लौह अयस्क पर कर वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी अधिक पड़ता है, क्योंकि लौह अयस्क से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। पर जब लौह अयस्क पर टैक्स या कर बढ़ाया जाता है तो अन्य वस्तुओं का मूल्य अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि लोह इस्पात निर्माण का आधार है। जितने भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वह लोहे से अगर होता है तो लौह अयस्क पर टैक्स बढ़ने से अपने आप उसके मूल्य में वृद्धि होने लगती है। बच्चों ये प्रश्नोत्तर, उसके बाद यहाँ से बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उस पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँ। बीच के प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मगर ये हाँ प्रश्न नंबर 10 और 11, प्रश्न नंबर 10 और 11 देखिएगा। ये क्या कह रहा है प्रश्न 10 और 11, थोड़ा सा वैट कर किस तरह से कर की चोरी को कम कर सकता है कह रहा है। अच्छा प्रश्न है, तो आइए हम भी जानने का प्रयास करें आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है। तो बच्चों वस्तु के निर्माण और व्यापारी दोनों बिक्री खरीदी का सही रिकॉर्ड रखेंगे तो कर अधिकारी विक्रेता और क्रेता के बिलों को मिलाकर देख पाएंगे। इससे कर चोरी का संभावना जो है वो समाप्त हो जाता है। इससे कर चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापारी, वस्तु के निर्माता और व्यापारी दोनों बिक्री खरीदी का सही रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से फिर कर की चोरी होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसलिए वैट जो है कर चोरी को रोकने में काफी हद तक सफल हो सकता है। फिर कह रहा बच्चों आयात कर और निर्यात कर में अंतर बताइए। तो आयात कर और निर्यात कर, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तु पर लगने वाला कर आयात कर कहलाता है, जबकि बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा, वो निर्यात कर कहलाएगा। आयात निर्यात हम पढ़े हैं, जिस वस्तु को हम मंगा रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है तो आयात कर कहलाएगा। जिस वस्तु को हम बाहर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, विदेशों को जा रहा है और उस पर टैक्स लगता है तो वो क्या कहलाएगा, वो निर्यात कर कहलाएगा। बच्चों इसी के पहले एक प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करें। क्या कह रहे हैं, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में कौन सा कर अमीरों को और कौन सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है, कारण बताइए। तो बच्चों आय कर अमीरों को ज्यादा प्रभावित करता है, वस्तु कर गरीबों को प्रभावित करता है, क्योंकि आयकर कौन देगा, जिसकी आमदनी अधिक है वह देगा।
और वस्तु पर टैक्स जो लगता है तो गरीब आदमी भी वस्तु तो खरीदता ही है, इसलिए वह वस्तु है गरीबों को प्रभावित करता है। कारण यह है कि आयकर अमीरों को ही देना पड़ता है, जबकि वस्तु कर सबके लिए लगता है, इसलिए गरीब भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ये रहे बच्चों इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और इसमें और भी कोई कुछ प्रश्नों को मैंने छोड़ा है, अगर आपको लग रहा है या अगर वो समझ में ना आए तो मुझे वो प्रश्न भेजें और मैं उसका उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। मगर जो चीज़ें सरल प्रश्न हैं जो बीच में दिया गया है, आइए यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ बच्चों। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप पूरी तरह से जानने और समझने के लिए मेरे पिछली वीडियो को अवश्य देखें, आपको अपने आप प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप सब अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से दिए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और कल जिनका पेपर जमा नहीं हुआ है, कल अनिवार्यतः कितने बजे, 11 बजे से 1 बजे के बीच अपना उत्तर पुस्तिकाएं जमा करें। उसके बाद शीतकालीन अवकाश रहेगा, तब विद्यालय बंद रहेगा, उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं ली जाएंगी। आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये कालखंड यहीं समाप्त होता है।